प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th की। क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट है आपकी स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश स्थिर अवस्था में रहता है। भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश सदैव स्थिर अवस्था में रहता है, अर्थात गतिमान नहीं रहता है। इसे हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत के अंतर्गत बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, आवेश के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड गाउस के नियम पढ़ेंगे, उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, विद्युत विभव पढ़ेंगे, धारिता पढ़ेंगे, विद्युत धारिता पढ़ेंगे और हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। पहली यूनिट काफी फैली हुई है, काफी बड़ी यूनिट है। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आवेश और विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आवेश है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत फ्लक्स है, गाउस के नियम है, तो काफी फैला हुआ चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में विद्युत विभव, धारिता और संधारित्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप लोगों ने आकाश में बिजली को चमकते हुए जरूर देखा होगा और आकाश में बिजली को चमकते हुए देखा होगा और आपके मन में जिज्ञासा जागी होगी कि यह कैसे होता है। दूसरी चीज, आपने कभी यह भी महसूस किया होगा कि किसी बस की सीट पर अगर हम लोग बैठे हुए हैं और आगे खिसकते हैं और जब हम खड़े होकर रोड को हाथ लगाते हैं जो उस सीट से जुड़ी हुई है तो हमें करंट का झटका महसूस होता है। ये सभी चीजें आप लोगों ने दैनिक जीवन में महसूस की है। विद्युत आवेश के बारे में समझते हैं। आप लोगों ने दैनिक जीवन में कुछ और अनुभव किए होंगे, उन पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे सूखे बालों में अगर हम लोग कंघी को घुमाते हैं और उस कंघी को नीचे अगर छोटे कागज के टुकड़े रख दें और उनके पास में लेकर जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े उस कंघी से चिपक जाते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा, एक वैज्ञानिक हुए लगभग 600 ईसा पूर्व, थेल्स ने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग ये था कि वैज्ञानिक थेल्स ने एम्बर, ये जो एम्बर दिख रहा है आपको डायग्राम में, एम्बर को कैट स्किन यानी कि बिल्ली की खाल से उन्होंने रब किया, रगड़ा। तो जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो ये जो एम्बर वाला स्टोन जो था वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच रहा था। यानी कि इस एम्बर वाले स्टोन में, पत्थर में क्या हो गया, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। आपको एक बात बता दूं, ये जो एम्बर है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन शब्द से इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया। इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो आया वो कहां से आया, तो वो इस एम्बर शब्द से आया जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरी बात, यानी कि इस एम्बर में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। जैसे कि कंघे में आ गया था। आप स्केल को रब करें अपने बालों में और देखें तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े स्केल से चिपक जाते हैं। अगर आप एक बलून ले लें, बलून को अपने बालों में रब करें तो उसमें भी आ जाते हैं। यानी कि इन वस्तुओं को, अपनी हल्की वस्तुओं को इनमें आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो गया। यानी इनके अंदर एक विद्युत ऊर्जा आ गई, एक ऊर्जा आ गई जिससे ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। किसके कारण आई? रगड़ने के कारण आई। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर हमने रगड़ा तो रगड़ने के कारण आकर्षित कर रही है, तो उसको हम लोग घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। अभी थोड़ी और चर्चा करेंगे घर्षण विद्युत पर। तो क्या हो गया बच्चों, एक प्रकार की जो है वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी विद्युत ऊर्जा की एक परिभाषा सीखी। अब विद्युत आवेश की परिभाषा हम लोगों को देनी है। तो बच्चों, विद्युत आवेश पदार्थ का मूल गुणधर्म। विद्युत आवेश क्या है? तो पदार्थ का अंतर्निहित गुणधर्म है, या मैं कहूं इसको पदार्थ का मूल गुणधर्म है। जैसे कि आपका द्रव्यमान होता है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपका द्रव्यमान होता है उसी प्रकार से आपका क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। ठीक, तो पदार्थ, विद्युत आवेश पदार्थ का मूल गुणधर्म है और जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है।
विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। आवेश को हम Q से दर्शाएंगे। आपने धारा की परिभाषा पढ़ी होगी, I बराबर Q बटा T, इसका सूत्र हो गया, यानी कि Q बराबर हो गया बच्चों IT। Q आवेश है, I धारा है, T समय है। धारा और समय का अगर गुणा करें तो आवेश की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि आवेश की परिभाषा हमें अगर लिखनी हो तो बाई चांस हम ये भी अगर भूल जाएं तो ये भी लिख सकते हैं कि धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कह सकते हैं। यह पूरी तरह परफेक्ट और सही परिभाषा नहीं है, ठीक है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न और महसूस किए जा सकते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को ये प्रदर्शित करता है। तो ये कमी और अधिकता पर अपन थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। पर विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश पदार्थ का मूल गुण है, ठीक। चर्चा करते हैं इसके मात्रक और विमिश्र सूत्र पर। तो आवेश का एसआई मात्रक देखना, अभी हमने बताया Q बराबर होता है IT। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का होता है बच्चों सेकेंड। इसका एक मात्रक और है जिसे अपन कूलाम कहते हैं। तो एसआई मात्रक हो गया बच्चों आपका कूलाम बराबर एम्पियर सेकेंड। सीजीएस मात्रक की चर्चा करें बच्चों, तो सीजीएस मात्रक होता है इसका स्थित कूलाम। सीजीएस मात्रक होता है स्थित कूलाम। एक मात्रक और है, ये जो इसको मैं बोल रहा हूं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक है ये। एक और लेते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको बच्चों हम लोग बोलेंगे एब कूलाम। इनमें क्या संबंध है? तो एक कूलाम में कितना होता है? तो बच्चों एक कूलाम में होता है 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। विमिश्र सूत्र पे चर्चा करते हैं। तो विमिश्र सूत्र हो गया बच्चों आपका, देखो धारा के लिए एम्पियर का A और समय के लिए TE हो जाएगा आपका AT, या फिर हम लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं M0 L0 T1 A1, ठीक है बच्चों। तो ये इनके मात्रक और विमिश्र सूत्र हैं। आगे बढ़ाते हैं। वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश बच्चों दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक। अब बात करें धन आवेश और ऋण आवेश को समझने से पहले हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझेंगे, तो आपको ये क्लियर समझ में आएंगे। तो देखो नाभिक के बारे में, सॉरी परमाणु के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ये एक कहानी अपने दिमाग में है। तो सबसे पहले मैंने चर्चा करनी है कि भाई ये एक नाभिक है जिसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु की चर्चा कर रहा हूं। परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। इसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए सोडियम का यहाँ पर उदाहरण ले लूं, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो कैसे होता है? वे 2, 8 और 1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये पता चल गया कि अब ये देखो आप, जो आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे दुर्बल बंध द्वारा बंधा हुआ होता है। एक और चीज कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, जो बल है, अंतर आणविक बल है, वो कम होते जाता है, घटते जाता है। यानी कि ये जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना यानी कि यहां से ब्रेक करना बहुत आसान है, पर ये ऐसे ब्रेक नहीं होगा। ये कैसे होगा? इसको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसीलिए जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं, जैसा कि अभी हमने किया था कि एम्बर को हमने बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा था, तो जब बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा था या फिर ऊन से हमने उसको रगड़ा था, तो हमें यह देखने को मिला कि भाई बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर एम्बर में जा रहे हैं। बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर
एम्बर के अंदर गए, अर्थात बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हो गई, और एम्बर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता। समझिएगा, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर अगर हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वस्तु में चले जाएंगे, और जिस पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस वस्तु को हम बोलते हैं धनावेशित, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उसे हम बोलते हैं ऋणावेशित। तो अगर आपको आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पे चर्चा करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश आपका प्रोटॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होते हैं। कितना होता है, तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, और पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित तथा दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उसे ऋणावेशित बोला जाता है। धन और ऋणावेश नाम इनको किसने दिए, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम इनको दिए हैं। साइंटिस्ट हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको क्या नाम दिए, धनावेश और ऋणावेश नाम दिए हैं। यह हो गया आपका बच्चों आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अभी यहाँ घर्षण विद्युत की परिभाषा भी हम लोगों को समझ में आ गई कि भाई एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो एक से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं, तो रगड़ने के कारण यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, और ऊर्जा मिलने के कारण वो क्या हो गया, इससे निकलकर दूसरी वस्तु में जा रहा है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, घर्षण विद्युत बोल सकते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, इस घटना को हम लोग घर्षण विद्युत भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो यानी कि उसे हम लोग बोलेंगे धनावेशित, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब उसे हम लोग बोलेंगे ऋणावेशित। उदाहरण के लिए मेरे हाथ में ये मार्कर हैं, इस मार्कर पर ऋण आवेश हैं, बताइए इस कथन का क्या अर्थ है। तो ऋण आवेश है तो आप लोगों ने तुरंत दिमाग में आ गया कि ऋण आवेश है तो इसका मतलब इसने किसी और से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस मार्कर में आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्कर द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया और मार्कर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इस कारण से इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋण आवेशित मार्कर कह सकते हैं। ठीक, तो ये एक उदाहरण आप लोगों के लिए हो गया। आगे बढ़ाते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने मान लो ये एक ग्लास की रोड है, यानी कि कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, और इस कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ते हैं। तो बच्चों जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहां चले जाएंगे, रेशम में। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, यानी कि ये कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले और इस कपड़े के अंदर चले गए। तो कांच की छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की हो गई कमी, इसीलिए ये हो गई धनावेशित, इसको मैंने दे दिया धनावेशित। और ऐसी 2 धनावेशित छड़ें मैंने ले ली, ऐसी 2 धनावेशित छड़ें मैंने ले ली, मान लो ग्लास की ही ले ली, और इन दोनों छड़ों को मैंने पास पास लटकाया। तो जब मैंने इन दोनों छड़ों को पास पास लटकाया तो ये एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही हैं। इस प्रकार से यह थी, तो ये जब पास पास आई तो इस प्रकार से दूर जा रही हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, यानी कि इनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। एक बात हमने एक उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले दिया था, जो एम्बर की छड़ थी उसको हमने ऊन के साथ अगर रब करते हैं तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर एम्बर में जा रहे थे, एम्बर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसीलिए एम्बर क्या हो गया है, ऋणावेशित हो गया। तो 2 एम्बर की छड़ें ले ली, ऋणावेशित छड़ें, इस प्रकार से।
उनको भी धागे की सहायता से इसी प्रकार से दो छड़ों को लटकाया गया। तो ये देखा गया कि इन दोनों छड़ों में भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी कि इनमें झगड़ा है, लड़ाई हो रही है, यानी कि प्रतिकर्षण हुआ। तो हम लोग ये कहेंगे कि जब दो एक प्रकार के आवेश होते हैं, दोनों धन हो या फिर दोनों ऋण हो, तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, लड़ाई। ठीक, अब एक ऐसी धनावेशित वाली छड़ ले लूं और एक ऋणावेशित वाली ले लूं, इन दोनों को भी पास में लटकाया। तो जब धनावेशित और ऋणावेशित वाली छड़ को इस प्रकार से पास में लटकाया तो ये दोनों छड़ें आपस में क्या हो गई, इन्होंने इस प्रकार से थी तो इन दोनों ने अट्रैक्ट किया और एक दूसरे के पास में आने लग गई, यानी एक दूसरे को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। यानी एक धन की ले ली, एक ऋण की ले ली, एक ऋण की ले ली, एक धन की ले ली, तो ये आपस में क्या होता है, इनमें आकर्षण होता है, यानी कि इनमें दोस्ती होती है। तो हम लोग ये कहें प्यारे विद्यार्थियों, दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो हमें याद हो गया कि भाई समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, अर्थात लड़ाई होती है भैया। विपरीत प्रकार के में क्या होता है, तो विपरीत प्रकार के आवेशों में दोस्ती होती है, यानी कि क्या लिखेंगे फिजिक्स की भाषा में, आकर्षण। ठीक, ये हमने सीखा कि भाई जब समान प्रकार के आवेश आएंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा और विपरीत प्रकार के आएंगे तो उनमें आकर्षण होगा। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो सबसे पहले तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है और ये काम में क्या आता है। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। आपके सामने स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी आप लोगों को दिख रहा है। इसका नीचे जो बी नंबर पर ये है, ये होममेड मॉडल है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक ग्लास कांच की एक बोतल लीजिए, बोतल में एक धातु की छड़ लीजिए, ये जैसे कि है, ये धातु की छड़ है। ठीक, अब इस धातु की छड़ को यहाँ इस प्रकार से लगाइए और यहाँ एक कार्क लगा दीजिए। दूसरा, इसके नीचे वाले हिस्से पर, इस हिस्से पर एक स्वर्ण पत्र लगा दीजिए, सोने की पन्नी, गोल्ड फॉइल। एक गोल्ड फॉइल हम लोगों ने लगा दी। अब गोल्ड फॉइल को लगाने का तरीका है, गोल्ड फॉइल को क्या करिएगा कि एक कागज होता है अपना जैसे, उस प्रकार से उस गोल्ड फॉइल को इस प्रकार से मोड़ लो, मोड़ कर नीचे आपने यहां इसको अटैच कर दिया। अब क्या होता है कि जिस भी वस्तु का आपको आवेश पता लगाना है कि इसके ऊपर आवेश है नहीं, मान लो इस छड़ को इसके पास में लेकर आए, जैसे ही इस छड़ को इसके पास में आप लाते हैं तो ये जो गोल्ड फॉइल है ये एक दूसरे से सट जाती है और दूर जाएगी, और जितना अधिक आवेश होगा उतने अधिक दूर ये जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्यों गई दूर? दूर इसलिए गई कि भाई इन गोल्ड फॉइल के दोनों ही हिस्सों पर क्या आता है, धनावेश आता है, एक जैसा आवेश आता है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया। तो एक जैसा आवेश आने की वजह से एक जैसे आवेशों में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इस कारण से ये दोनों दूर चली जाती है और हमें पता लग जाता है कि इस छड़ के अंदर आवेश है या नहीं। तो ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है जिसकी सहायता से आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। कुछ और पॉइंट पे चर्चा करते हैं आवेश के बारे में। आवेश के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। आवेश एक अदिश राशि है। बच्चों हमने आवेश के बारे में पढ़ा तो हमें पता लगा कि आवेश क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी बताता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बताता है, और क्या बताता, यही था। तो आवेश एक अदिश राशि है, यह केवल इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता को ही दर्शाता है। दूसरी चीज, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि आवेश को एक वस्तु से आप दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ये एक अनावेशित वस्तु है। बच्चों अनावेशित का क्या मतलब? अनावेशित का मतलब है कि इसके अंदर धन और ऋण आवेश संतुलित हैं। जितने धन हैं उतने ही इसके अंदर ऋणावेश भी हैं।
ठीक, ये कहानी समझना। जब मैं इसके पास में इसको धनावेशित वस्तु से टच करा देता हूं, तो धनावेशित वस्तु से टच कराने पर, जैसे कि मैंने यहाँ 6 आवेश लिए, तो होगा क्या कि 3 तो इसके ऊपर चले गए ऐसे, और 3 इसके ऊपर, बराबर हो गए, क्योंकि आवेश तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि दोनों जगह पर क्या हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। अब ये देखो ऐसा क्यों हुआ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने कहा यहाँ आवेश संतुलित अवस्था में होता है। अब इसके पास धन है उतने ही ऋण है, पर जब ये यहां से धनावेशित वस्तु आई तो ये ऋणावेशित इसके दोस्त थे, और दोस्त इसके पास में आए, और इन दोस्तों ने इसके पास आकर इनके जो धनावेश थे उनको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, यानी अनावेशित कर दिया। अब किसके पास केवल कितने, 3 धनावेश बचे। चूंकि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके थे तो 3 धनावेश इस वस्तु पर आ गए। इस प्रकार से किसी वस्तु के पास में जिस प्रकार का आवेश लेकर जाते हैं उस वस्तु में उसी प्रकार का आवेश क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है टच कराने पर। ये मैंने चालन की प्रक्रिया समझाई है। मैं चालन और प्रेरण को विस्तार से भी बताऊंगा, पर अभी एक सामान्य तौर पर बताया कि आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है, मान लो ये धनावेशित वस्तु हैं और इस धनावेशित वस्तु को अब हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, अर्थेट कर दिया, अर्थिंग कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वीकृत कर दिया। अब एक बात ध्यान रखनी है, पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है। जब आप धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन आकर ये जो वस्तु थी धनावेशित, इसको क्या कर देंगे, अनावेशित कर देंगे। तो ये अब क्या हो गई, अनावेशित हो गई। दूसरी कहानी, अगर मैं ऋणावेशित को जोड़ता तो क्या होता, बताओ, सोचो क्या होता। कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते, पृथ्वी में चले जाते, और ये वस्तु आपकी क्या हो जाती, अनावेशित हो जाती। बहुत सरल बात है। तो आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। आवेश सदैव द्रव्यमान के संबंध होता है, अर्थात बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। भाई किसी वस्तु पर अगर आवेश नहीं है पर उसका द्रव्यमान होता है, पर अगर द्रव्यमान नहीं है तो उसका आवेश नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। अब किसी वस्तु ने, जैसे कि अभी हम लोगों ने कई उदाहरण लिए, जैसे कि कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा था, तो जो कांच की छड़ थी, कांच की छड़ हो गई थी धनावेशित और रेशम हो गया था ऋणावेशित। तो क्या इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का अपना द्रव्यमान होता है जो हम लोग जानते हैं, 9.1 × 10⁻31 -31 kg। हालांकि ये द्रव्यमान बहुत कम है, उसके इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, नगण्य ही होता है एक प्रकार से, पर फर्क आएगा। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन कांच से, रेशम से कांच में आए हैं, सॉरी माफी चाहता हूं, कांच की छड़ से निकलकर रेशम में गए, अर्थात रेशम में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता। रेशम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण यहां पर क्या हो गया, द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। रेशम से, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में आए तो रेशम में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, इस कारण से इसमें द्रव्यमान में क्या हो गई, वृद्धि। अब कांच की छड़ पर धनावेश है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है, इसीलिए यहाँ पर द्रव्यमान में भी क्या होगी, कमी। तो ये वाली पॉइंट्स हो गए कि जब वस्तु ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है और धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घटता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगले वीडियो लेक्चर में हम आवेश को बहुत एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। ये चैप्टर अभी जो मैंने पढ़ाया है, ये वीडियो लेक्चर केवल बेसिक के लिए था, इसमें सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।